आज से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने FCMA का सिलेबस देखा, तो FCMA के सिलेबस में जो मेन टॉपिक्स हैं वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, देन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जॉब बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये आपका सिलेबस है टोटल। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, जॉब बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो हमने लास्ट क्लास में ये कहा था कि हम डेली बेसिस पे एक टॉपिक रिवाइज किया करेंगे और रिवीजन के बाद हम नेक्स्ट डे उसका टेस्ट लिया करेंगे। हम तकरीबन ये 8-9 टॉपिक बनेंगे, तो 8-9 दिनों में ये रिवीजन हो जाएगी इसकी। लास्ट वीक में जो काम किया था वो उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चंस वगैरह कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपके प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। तो आज कोई पिछला क्वेश्चन तो नहीं होगा, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रिवीजन। एंड द टुडेज टॉपिक इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगरी बनाना, डिवाइड करना। तो हमने जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन की टाइप पढ़ी थी वो था एलिमेंट्स, यानी किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी उसको अगर एलिमेंट्स में डिवाइड करना चाहें तो हमने 3 एलिमेंट्स इसके बनाए थे, मटेरियल्स, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल किसको कहते थे? किसी भी प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो मटेरियल्स कहलाते हैं। तो मटेरियल की जो कॉस्ट होगी वो मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। तो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट एलिमेंट इज मटेरियल कॉस्ट, देन सेकंड एलिमेंट इज लेबर कॉस्ट एंड द थर्ड एलिमेंट इज एक्सपेंसिव। तो मटेरियल हमने कहा कि प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट के तौर पे जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी मटेरियल कहलाती हैं, और जैसे डीजल, लुब्रिकेंट, डिटर्जेंट्स, ये भी मटेरियल कहलाते हैं। तो लेबर किसको कहेंगे? जब प्रोडक्ट बनती है तो बनने के बाद बनाने के दौरान जो लोग इस पे काम करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको जो पे किया जाता है वो लेबर कॉस्ट कहलाती है। एक्सपेंस, हर वो चीज़ जो ना मटेरियल हो ना लेबर हो वो एक्सपेंस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो इलेक्ट्रिसिटी ना मटेरियल की कॉस्ट है ना लेबर की कॉस्ट है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहलाएगा। इसी तरह डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, तो ये इस तरह की जो चीज़ें होंगी तो उनको हम एक्सपेंस कहेंगे। जी, अगर कोई स्टूडेंट बोलना चाहता है तो कोई मसला नहीं है। आपने एक काम करना है कि आपने ना अपना हैंड रेज करना है, जो बोलना चाहेगा मैं उसे बाद में अलाउ कर दिया करूँगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई अननेसेसरी जो है वो हैंड रेज ना करें। जिसने बोलना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, बोल के कुछ डिस्कस करना है, तो वो हैंड रेज कर दिया करे, तो मैं उसे थोड़ी देर के बाद फिर अलाउ कर दिया करूँगा बात करने के लिए। ओके जी, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस एलिमेंट्स हो गए। फिर हमने फर्दर क्लासिफाई किया था कॉस्ट को एज पर नेचर। तो नेचर में हमने कहा था कि कॉस्ट को 2 तरह की कॉस्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट।
डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, यानी मटेरियल में जो चीज़ डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगी वो होंगी जो प्रोडक्ट्स का हिस्सा बनेंगी, इंग्रेडिएंट्स। और वो वाले मटेरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं बनेंगे, लेकिन वो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे डिटर्जेंट्स हैं, डीजल है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएंगे। इसी तरह जो लेबर होगी जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम करेगी वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगी, और जो सपोर्टिंग लेबर होगी वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी। लाइक सुपरवाइजर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, अकाउंटेंट है, दे विल बी नोन एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और एक्सपेंसेस में भी इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये होंगे, यानी वो वाले एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे, और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, जैसे रेंट है, तो हम ये नहीं जान सकते कि एक प्रोडक्ट के बदले में एग्जैक्ट कितना रेंट आया। तो रेंट तो मंथली फिक्स होता है, किसी महीने में ज़्यादा यूनिट बन गए, किसी में कम बन गए, तो रेंट तो देना ही देना है, तो ये रेंट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। एक चीज़ थी रॉयल्टी। रॉयल्टी पर यूनिट पे होती है, यानी जितने यूनिट्स आप बनाएंगे उस हिसाब से रॉयल्टी पे होगी, तो रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह हर वो चीज़ जो डायरेक्टली हर यूनिट के साथ वेरी करेगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और जो इन जनरल इंकर होंगे, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी, आपका रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गई, तो ये यूनिट्स के साथ वेरी नहीं करती, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। तो ये जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं ये एज पर नेचर सेकंड क्लासिफिकेशन है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी एज पर नेचर ही है। और फिर आपको याद होगा कि हमने कहा कि जो डायरेक्ट चीज़ें हैं अगर हम इन्हें ऐड कर लें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो ये चीज़ कहलाती है प्राइम कॉस्ट। और अगर हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर लें तो ये चीज़ कहलाती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। FOH हम कहते थे इसको, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और ये प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो सम होता है, इन दोनों को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, नेचर की क्लासिफिकेशन। देन द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल में आपको याद होगा कि हमने इसको कहा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, और दूसरी जो टाइप है वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो आपके सामने ये ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जो है ये प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, और जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है ये वो वाली कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट बनने के बाद इंकर होती है। मसलन सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट बना तो ली, अब उसे बेचना भी है, तो वो सेलिंग कॉस्ट कहलाएगी। मार्केटिंग पे जो पैसे लगते हैं, सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट। इसी तरह फैक्ट्री को चला रहे हैं तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है। कुछ ऐसा स्टाफ होता है जिसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिन डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट होती है, HR कॉस्ट। एक HR डिपार्टमेंट होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कॉस्ट जो है वो उधर चली जाती है। फिर इसी तरह नॉन प्रोडक्शन में फाइनेंस कॉस्ट एक चीज़ है। फाइनेंस कहते हैं पैसे को, और पैसा जब हम किसी से लेते हैं, अगर हम लोन लें तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, अगर हम शेयर होल्डर से कैपिटल लें तो उस पर डिविडेंड देना पड़ता है। तो ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड्स हैं, दीज आर नोन एज फाइनेंस कॉस्ट। तो ये भी फाइनेंस कॉस्ट जो है ये भी आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। तो इसी तरह एक और कॉस्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कि मैंने चीज़ बना ली
ऑर्डर आ गया, अब मैं उसे डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। समटाइम डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना है, लाइक आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम को आपने फ्रोज़न भेजना है वहाँ पे, तो फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट ज़रा ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर कोई हॉट चीज़ है तो उस हिसाब से उसका सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में उसकी ट्रैवलिंग और उसकी मेंटेनेंस, इस तरह की चीज़ें आएंगी जो प्रोडक्ट को डिलीवर करने में आपको इंकर होनी है। तो इसका मतलब है एज पर फंक्शंस देयर आर टू फंक्शनल क्लासिफिकेशंस, वन इज द प्रोडक्शन कॉस्ट, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, एंड द सेकंड वन इज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर हमने एक जो चौथी टाइप पढ़ी थी वो थी कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि कॉस्ट बिहेवियर क्या है। हाउ कॉस्ट रिएक्ट्स व्हेन एक्टिविटी लेवल चेंजेस। हाउ कॉस्ट रिएक्ट्स व्हेन एक्टिविटी लेवल चेंजेस। अब कॉस्ट का रिएक्शन क्या होता है कि कॉस्ट कांस्टेंट रहे, इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। तो तीन पॉसिबल रिएक्शन हैं कॉस्ट के, कांस्टेंट रहना, इंक्रीज कर जाना या डिक्रीज कर जाना। कॉस्ट ऐसा कब रिएक्ट करेगी? जब एक्टिविटी लेवल चेंज होगा। एक्टिविटी लेवल चेंज से क्या मुराद है कि आप ज़्यादा यूनिट बनाएं, मोर प्रोडक्शन। तो जब ज़्यादा यूनिट बनाते हैं तो क्या कॉस्ट कांस्टेंट रहती है या बढ़ जाती है या कम होती है? तो कोई भी रिएक्शन कॉस्ट का आ सकता है। और इसी तरह जब हम कम प्रोडक्शन करें तो क्या उस कम प्रोडक्शन के नतीजे में कॉस्ट वही रहती है, इंक्रीज कर जाती है या डिक्रीज कर जाती है? तो कॉस्ट का लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होना कॉस्ट बिहेवियर कहलाता है। तो ये कॉस्ट बिहेवियर की डेफिनेशन थी, हाउ कॉस्ट रिएक्ट्स व्हेन एक्टिविटी लेवल चेंजेस। तो मैंने बताया कि क्या मतलब बनता है कि जैसे ही हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या कॉस्ट वही रहती है, इंक्रीज कर जाती है या डिक्रीज कर जाती है? तो आपको याद होगा कि कुछ ऐसी कॉस्ट थी जो फिक्स्ड रहती थी, जो बढ़ भी जाती थी, और कुछ ऐसी भी होंगी जो कम हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ी प्रोडक्शन करें तो क्या कम करने से, प्रोडक्शन कम करने से क्या कॉस्ट कांस्टेंट रही है, कम हुई है या बढ़ गई है? तो इस चीज़ को कॉस्ट बिहेवियर कहते हैं। तो कॉस्ट बिहेवियर के लिहाज से जो फर्स्ट टाइप है दैट वाज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसके नाम से जाहिर है ये वो कॉस्ट है जो किसी भी लेवल के साथ वेरी नहीं करेगी। मसलन अगर मैं आपके सामने एक डाटा बनाऊं तो ये एक ऐसी कॉस्ट है जो 1000 यूनिट पे भी वही है, 1200 पे भी वही है, 1500 पे भी वही है, 2000 पे भी वही है। तो सपोज कर लेते हैं कि वो कॉस्ट जो है वो 10,000 है। तो इसका मतलब है आपकी कॉस्ट 1000 यूनिट पे भी वही रहेगी, 1200 पे भी वही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सी कॉस्ट है? दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो सपोज कर लेते हैं दिस वाज द मंथली डाटा। तो ये जनवरी का महीना था, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का। तो ये एक ऐसा सिनेरियो बन गया कि आपकी कोई रेंट है या कोई भी चीज़ है कि अगर आप 1000 यूनिट बनाते हैं तो भी 10,000 कॉस्ट है, 1200 बना लें तो भी 10,000 कॉस्ट है। तो एक ऐसी कॉस्ट जो यूनिट्स के साथ वेरी नहीं करेगी उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते थे। तो अगर मैं यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम बनाऊं तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो ये आंसर आ गया $10। इसी तरह अगर मैं 10,000 को 1200 से डिवाइड करूं तो ये आ गया 8.33, और मैं 10,000 को अगर 1500 से डिवाइड करूं तो वो आ गया 6.67, और अगर मैं 10,000 को 2 से डिवाइड करूं तो 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट थी
जो टोटल में आपकी चेंज नहीं हुई। यहाँ पे यूनिट्स हैं एक्स एक्सिस पे, मैं अगर ग्राफिकली आपको समझाऊं तो ये एक्स एक्सिस पे यूनिट्स हैं और ये वाई एक्सिस पे आपकी टोटल कॉस्ट है। तो ये इस तरह बिहेव कर रही थी स्ट्रेट लाइन, यानी जीरो पे भी अगर कोई प्रोडक्शन नहीं है फिर भी आपकी 10,000 कॉस्ट है, अगर आपने 1000 बना लिया फिर भी 1200 पे भी उतनी, 1500 पे भी, 2000 पे। तो ये जो ऐसा ग्राफ होगा ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कहलाएगा। और अगर हम इसका पर यूनिट बिहेवियर देखें तो जैसे जैसे हम यूनिट इंक्रीज करते गए हैं हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो नीचे आती गई है। जैसे देखो 1000 पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी 10, 1200 हुए यानी प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई, प्रोडक्शन और ज्यादा हुई तो पर यूनिट कॉस्ट और कम हो गई। तो इसका मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो ऐसे बिहेव करेगी। और आपको याद होगा कि हमने इसकी एक और शेप भी पढ़ी थी कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऐसे भी बिहेव करती है, यानी जैसे जैसे यूनिट जो हैं वो बढ़ाते जाएंगे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट नीचे आती जाएगी। तो ये भी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है। तो आपको पेपर में सवाल क्या आ सकता है, डेफिनेशन क्या आ सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिर डाटा दिया हो पहचानने के लिए कह दे, ग्राफ दिया हो पहचानने के लिए कह दे। तो इस तरीके से आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट के बाद हमने जो सेकंड बिहेवियर पढ़ा था दैट वाज द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी अगर मैं उसी तरह डाटा बनाऊं, सपोज करते हैं कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो किसी चीज को बनाने की $5 है। तो अगर मैं मंथ वाइज उसी तरह डाटा बनाऊं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, यूनिट्स हमने 1000 लिखे थे, 1200 लिखे थे, 1500 लिखे थे और 2000 लिखे थे। अब पर यूनिट कॉस्ट कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज कर लें प्रोडक्ट एक्स, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट 5 है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसका मतलब है टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट 5000, 6000, 7500 और 10,000। तो देखें ये एक ऐसा डाटा बन गया कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जा रहे हो टोटल में कॉस्ट बढ़ती जा रही है। मसलन आपने जब 1000 यूनिट बनाए तो कॉस्ट कितनी थी 5000, जब आपने 2000 बनाए यानी डबल कर दिए, 1000 से आप कहाँ पे चले गए 2000 पे, तो डबल हुआ। अगर कॉस्ट भी डबल हुई है तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि इसका नाम क्या था कि ये वेरी करेगी इन अ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि जितने परसेंट यूनिट में इजाफा हो उतने परसेंट ही कॉस्ट में इजाफा हो जाए। तो आप देखें आपके यूनिट्स डबल हुए हैं तो कॉस्ट भी डबल हुई है। और इसकी दूसरी निशानी क्या थी, इसकी दूसरी निशानी ये थी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट होती है, यानी आप जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स करें आपकी पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट है, तो वो फिर कौन सी कॉस्ट कहलाती है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। जिस तरह फिक्स्ड कॉस्ट की 2 निशानियां थी, वेरिएबल की भी 2 निशानियां हैं। तो यही उसकी डेफिनेशन और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। अब अगर हम इसको ग्राफिकली शो कराएं तो हमने देखा कि वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें यूनिट्स बढ़ने से टोटल कॉस्ट में इजाफा होता है। तो ये इस तरीके से बिहेव करेगी जो जीरो से होती हुई गुजरेगी। तो ये जो ग्राफ है ये आपका वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कहलाएगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल का ग्राफ कहलाएगा। तो ये ग्राफ है जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
और इसका पर यूनिट में ग्राफ कांस्टेंट होगा। जी, तो ये जो है ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है, और जो जीरो से स्टार्ट हो रही होगी स्लोप होगी तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। इसी तरह थर्ड बिहेवियर हमने पढ़ा था सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और इसी का एक और नाम भी था सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, और हमने इसको एक और नाम भी दिया हुआ था मिक्स्ड कॉस्ट। तो इसको हमने डिफाइन किया था तब इज अ कॉस्ट which has some portion of fixed cost and some portion of variable cost। तो अगर मैं पिछले ही डाटा को कंटिन्यू करूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आपको याद होगा जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट दी थी, तो जनवरी की 10,000 थी, फरवरी की भी 10,000 थी, मार्च की भी 10,000 थी, अप्रैल की भी 10,000। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अभी हमने बनाई कि जनवरी की कितनी है, 5,000, 6,000। अब अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो ये जो दोनों चीज़ों का टोटल होगा वही सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब है जनवरी के महीने की आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बनी, 15,000, ये बन गई 16,000, 17,500, और अप्रैल की 20,000। अब अगर आप यूनिट्स को देखें, यहाँ पे अगर मैं यूनिट्स का कॉलम भी बना लूँ आपको दिखाने के लिए कि हमने जनवरी में 1000 यूनिट बनाए थे, 1200 बनाए थे, 1500 बनाए थे, फिर 2000 बनाए थे। अब अगर हम देखें तो यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो एक शक हुआ कि कहीं ये वेरिएबल तो नहीं है। सपोज कर लेते हैं ना, डाटा छुपा लेते हैं, ये इस तरफ वाला हमें सिर्फ ये 2 कॉलम देता है वो पेपर में, और कहता है आइडेंटिफाई कर दो ये कौन सा बिहेवियर है। तो 1000 पे 15,000 है, 1200 पे 16,000 है, इसी तरह 2000 पे 20,000 है। तो हमने देखा कि 1000 से 2000 पे गए, डबल हुई प्रोडक्शन। क्या कॉस्ट डबल हुई है? नहीं, कॉस्ट तो 30,000 होती तो हम कहते हैं ये वेरिएबल है, लेकिन ये बड़ी है, लेकिन डबल नहीं हुई, तो ये वेरिएबल नहीं है। इसी तरह अगर ये हर लेवल पे सेम होती तो हम इसे फिक्स्ड कहते। तो इसका मतलब है एक ऐसी कॉस्ट जो ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, वो सेमी वेरिएबल कहलाएगी। तो सेमी वेरिएबल की निशानी फिर क्या हुई कि ये टोटल में चेंज होती है। तो टोटल में चेंज तो वेरिएबल भी होती थी, लेकिन वेरिएबल की दूसरी निशानी ये थी कि वेरिएबल पर यूनिट में सेम थी, लेकिन ये पर यूनिट में सेम नहीं है। अगर मैं इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालूं तो इसकी क्या बनेगी, ये 15 हो गया। अब वेरिएबल की निशानी थी कि हर लेवल पे वो 15 ही होता है, लेकिन ये तो 15 नहीं होगा, ये तो डिफर करेगा।
ये तो 13.33 बन गया। इसी तरह 17,500 को जब आप 1500 से डिवाइड करेंगे तो ये 11.67 बन गया और ये 10 बन गया। तो इसका मतलब है कि ये पर यूनिट में भी डिफर कर रही है, टोटल में भी डिफर कर रही है। तो ये इसकी निशानी होगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम ग्राफ में शो कराएं, हमने इसके ग्राफ पढ़े थे कि इसका कुछ हिस्सा फिक्स्ड है, तो सपोज कर लें कि ये फिक्स्ड है, इसके बाद वेरिएबल है, यानी ये पोर्शन फिक्स्ड को शो कर रहा है, ये इतना पोर्शन फिक्स्ड है, ये ऊपर वाला इतना पोर्शन वेरिएबल है, और अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये फिर सेमी वेरिएबल को शो करेगा। तो इसको हमने ऐसे भी पढ़ा था कि ऐसा भी हो सकता है पहले वेरिएबल हो बाद में फिक्स हो जाए। फिर हमने इसको एक और तरीके से भी पढ़ा था कि पहले वेरिएबल फिर फिक्स है फिर वेरिएबल है। तो ये जो स्लोप होती है वो वेरिएबल को शो करती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये फिक्स्ड कॉस्ट को शो कर रही है। अगेन कोई और भी इसी टाइप का हम बिहेवियर बना सकते हैं कि जो वेरिएबल भी हो जिसके अंदर और फिक्स्ड भी हो। तो ये सेमी वेरिएबल का ग्राफ हो गया। उसके बाद हमने चौथी चीज पढ़ी थी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट और स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, पांचवी। तो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट ये है तो फिक्स्ड थी लेकिन ये स्टेप करती थी। मसलन अगर मैंने मंथली डाटा लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और मैं कॉस्ट लिखूं 10,000, 10,000, 15,000, 15,000, और इधर मैं यूनिट्स लिखूं 1000, 1200, 1500 और 2000। अब इस डाटा को देख के मुझे क्या समझ आई? इस डाटा को देख के मुझे ये पता चला कि जैसे ही मैं 1500 या 1500 से ऊपर गया हूं ना, 1500 या 1500 से ऊपर, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 है। लेकिन 1500 से नीचे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 10,000 है। तो इसका मतलब है कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक फिक्स है, उसके बाद वो बढ़ती है, फिर एक खास लेवल तक फिक्स रहती है। तो ऐसे बिहेवियर को स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और हमने इसका ग्राफ पढ़ा था कि ये फिक्स्ड है, फिर ये जंप करेगी, फिर फिक्स रहेगी, फिर जंप करेगी, फिर फिक्स रहेगी। तो इसको स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का नाम दिया गया कि ये होती फिक्स है एक सर्टेन लेवल तक। या तो डाटा देख के पता चल जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन बता देता है। जब हम क्वेश्चन करते थे तो आपको याद होगा कि वो लिखता था कि इतने यूनिट्स के बाद फिक्स्ड कॉस्ट इतने % बढ़ जाएगी। तो वो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी ये इसके नाम से जाहिर है दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट बट दिस इज स्टेप। और स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, अब स्टेप वेरिएबल कॉस्ट से क्या मुराद है कि ये वेरिएबल है लेकिन स्टेप वाइज वेरिएबल। जैसे आप वापडा का बिल देखते हैं तो वापडा आपको कहता है कि पहले 100 यूनिट्स पे आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 5 होगी। 101 से लेके 200 तक आपकी पर यूनिट कॉस्ट 6 होगी, सपोज कर रहा हूं मैं। 201 से लेके 300 तक 9 होगी। 301 से लेके 500 तक ये चलेगा 15 पे, और 501 से अबव जितना भी होगा सपोज कर लें कि 25 हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल का रेट बता दिया कि पर यूनिट कॉस्ट 5 चार्ज करेंगे अगर आप 1 से लेके 100 यूनिट्स तक रहेंगे, और अगर आप 101 से ऑनवर्ड जाएंगे तो ये होगा। तो अब सपोज करें कि एक बंदे ने टोटल यूनिट्स बनाए हैं या कंज्यूम किए हैं 520, तो अब इसका 520 की कॉस्ट क्या होगी, इसका बिल क्या होगा? तो जाहिर बात है इसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे कि 5 × 100, पहले 100 यूनिट का 500 बन गया, अगले 100 यूनिट का आपने बना दिया 600,
फिर उसके बाद अगले 100 यूनिट का बिल बन गया 900, और फिर अगले 200 यूनिट का बिल आपने बना दिया 15 ज़रब 200 3000, और आपके टोटल यूनिट कितने हो गए? 100, 200, 300, 500। आपके 520 का बिल बनाना है, तो अगले यूनिट बने 20, तो ये आपका जो है 500 ये हो गया। इसका मतलब है आपने टोटल 520 यूनिट की जो कॉस्ट बनाई वो टोटल में इतनी बनेगी, तो इनको आप ऐड कर लेंगे, तो ये 5500 जो है वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। तो ये ऐसा बिहेवियर जिसमें आपकी पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो, वो स्टेप वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। तो ये कॉस्ट बिहेवियर 5 हैं, कॉस्ट 5 तरह से बिहेव करती है जब आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होता है। जी, यहाँ तक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ लें। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स, नेचर, फंक्शनल एंड बिहेवियल क्लासिफिकेशन अभी हमने डिस्कस की है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि ये सारी बातें आपको ऑलरेडी आती हैं। मेरा काम आपको बस एक दफ़ा दोबारा से अपडेट करना है। जी, मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट का थर्ड वाला ग्राफ रिवाइज कर दें। ये था थर्ड वाला ग्राफ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में पहले मैंने वेरिएबल बनाई है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट बनाई है, फिर वेरिएबल बनाई है। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का थर्ड ग्राफ है। यार ये क्वेश्चन डिसमिस ना करें, मैं अभी इनके जवाब दे रहा हूँ। जी, एक स्टूडेंट ने कहा है कि स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट में डाटा देख के कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो ये बेटा आपके सामने ये डाटा बना हुआ है। तो ये डाटा था, तो आपको पता है कि 1000 यूनिट पे 10,000 कॉस्ट है, तो 1200 पे भी 10 है, तो पता ये चला ये फिक्स्ड है, क्योंकि अगर ये वेरिएबल होती तो वेरी करती ना, तो ये तो फिक्स्ड रही है। लेकिन जब 1500 पे गए तो कॉस्ट बढ़ गई, और 2000 पे भी वही कॉस्ट है, तो इसका मतलब है ये फिक्स्ड कॉस्ट है, तो अब ये बड़ी है, तो ये स्टेप फिक्स्ड हो गई। तो डाटा देख के पता चल जाएगा, कैलकुलेशन डाटा देख के नहीं होगी, उसके लिए आपको क्वेश्चन में बाकी चीजें भी बताई होंगी। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ रिवाइज करा दूं।
ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है। जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज करते जा रहे हैं आपकी कॉस्ट कम होती जा रही है। तो ये पर यूनिट ग्राफ जो है डाउनवर्ड है। आपने ग्राफ बनाने नहीं है, सिर्फ इनको पहचानना है। मैंने एक दफ़ा कैलकुलेटर का लिंक सेंड किया था कि कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो एक स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे ना उसकी समझ नहीं आई। बेटा वो वीडियो थी, अगर आपको वो वीडियो देख के भी समझ नहीं ना आई तो आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको वर्चुअली कुछ नहीं समझा सकूंगा। आपने वो वीडियो दोबारा ध्यान से देखें, आपको समझ आ जाएगी, वरना किसी कज़न से, दोस्त से, भाई से समझें, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेटर बाय करें, क्योंकि वो तो काम आना है अब आगे, वो आपका एसेट है, आप उसे खरीद लें। अच्छा जी, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये स्टेप वेरिएबल का ग्राफ नहीं है ये वाला। अगर ये स्टेप वेरिएबल होता तो उसका ग्राफ ऐसे नहीं बनना था। स्टेप वेरिएबल का ग्राफ इस तरह बनता है कि ये वेरिएबल है, फिर ऊपर को जंप हुई, फिर वेरिएबल है, फिर जंप हुई, फिर वेरिएबल है। तो ये स्टेप वेरिएबल का ग्राफ है। जो ऊपर वाला है, जब भी स्टेप होगा ना, स्टेप 90 डिग्री पे होगा। ये तो स्ट्रेट चल रहा है, ये वाला जो इतना पोर्शन है ये स्ट्रेट लाइन है, जंप नहीं है। तो मेरा ख्याल है 5वीं पास से आप तेज हैं, आपको पता है कि जंप में और स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क होता है। तो स्टेप का ये है। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, फिर उसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ही हमने एक तरीका पढ़ा था कि कॉस्ट को कैसे फोरकास्ट किया जाता है, कॉस्ट को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है कि अगर इतने यूनिट्स हो तो कितनी कॉस्ट होगी, इतने यूनिट्स हो तो कितनी कॉस्ट होगी। तो अब मैं उसकी तरफ जाता हूँ। इसको हम कॉस्ट फोरकास्ट भी कह सकते हैं, और इसका जो हमने पहले नाम दिया था वो था सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और उसके 3 मेथड पढ़े थे। पहला हाई एंड लो पॉइंट मेथड, सेकंड स्कैटर्ड ग्राफ, थर्ड रिग्रेशन एनालिसिस। तो हाई लो मेथड में हमने क्या किया था, हाई लो मेथड में हमने सबसे पहले पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फाइंड की, और वो किस फार्मूला से फाइंड हुई थी, कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल डिवाइडेड बाय हाई लेवल माइनस लो लेवल। यानी आपको डाटा के अंदर एक हाईएस्ट लेवल और एक लोएस्ट लेवल आइडेंटिफाई करना था,
फिर उनकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी थी, और फिर इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेनी है। जैसे अभी हमने ऊपर सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल पढ़ी, तो इस लेवल में ये आपका लो लेवल है और ये हाई लेवल है। ये लो लेवल की कॉस्ट है और ये हाई लेवल की कॉस्ट है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। 20,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय हाई लेवल 2,000 माइनस लो लेवल 1,000। 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000, आंसर इज 5। तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल में 5 ही थी, तो हमने इस फार्मूला से कैलकुलेट की तो 5 आ गया आंसर। सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते थे फिक्स्ड कॉस्ट की। अब हमें पता है कि हमने एक इक्वेशन बनाई थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए हम फिक्स्ड कॉस्ट को कहते थे, बी हम वेरिएबल कॉस्ट को, और x हाई और लो में से किसी एक को। तो मैं हाई लेवल को x ले लेता हूँ 2,000, और y फिर 2,000 पे जो टोटल कॉस्ट है जो कि 20,000 है उसे लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 10,000 is equal to 20,000. This implies a is equal to 10,000. तो यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर आ गया। ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, और हमारे क्वेश्चन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ही थी। तो हाई लो में पहला स्टेप क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। दूसरा स्टेप क्या हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करना। जो तीसरा स्टेप है वो है कॉस्ट फंक्शन बनाना। कॉस्ट फंक्शन से क्या मुराद है, एक इक्वेशन डेवलप कर देनी है। y is equal to a plus bx. a is 10,000, b is 5 and x. This is the cost function. यानी फ्यूचर में आपको x बता देगा तो आप y फाइंड कर सकेंगे। तो चौथा स्टेप इज कॉस्ट फोरकास्ट, यानी कॉस्ट प्रिडिक्ट करें। एट x is equal to 2,500, एट x is equal to 4,000। तो इन दो लेवल पे आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। तो y is equal to 10,000 प्लस 5 इंटू 2,500। तो इसको सॉल्व कर लें, और इसके लिए y is equal to 10,000 प्लस 5 इंटू 4,000, इसको सॉल्व कर लें। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2,500 पे कॉस्ट, और इधर ये आपकी 4,000 पे कॉस्ट आ जाएगी। तो ये है जी स्टेप्स, आपने हाई लो मेथड में ये काम करना था। यानी अपने डाटा में से हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, उनको आइडेंटिफाई करें। और इसके हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। आपने उसी तरह चैप्टर सारे को, चैप्टर 3 या 4 बनता है बुक से, तो आज आपने चैप्टर 3 या 4 जो भी वो चैप्टर है उसको रिवाइज करना है, उसकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स करनी है, उसकी किट करनी है, तो आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी। तो ये हाई लो मेथड से हमने इसको किया। फिर दूसरा मेथड था स्कैटर्ड ग्राफ। तो स्कैटर्ड ग्राफ मैंने आपको कहा था कि आपको पेपर में सिर्फ ग्राफ दिखाया जाएगा और उसके हवाले से कोई पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो स्कैटर्ड ग्राफ में आपका डाटा स्कैटर्ड होता है। आप उस डाटा में एक लाइन लगाते हैं, उस लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। यानी उस डाटा में ऐसी लाइन लगानी है जो मैक्सिमम पॉइंट्स के करीब से गुजरे। तो ज़्यादा बेस्ट ये ऊपर वाली लाइन है, या नीचे वाली जो मैक्सिमम पॉइंट्स के करीब होगी उसे कहेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। यानी मेरे हिसाब से ये वाली लाइन सबसे सूटेबल है। तो ये जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही होगी ये आपका पॉइंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा कि आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट लगेगी, और जहां पे वो वाई एक्सिस को टच कर रही है वो वाली जो रीडिंग होगी वो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को शो करेगी।
और वो डेफिनेटली अबव 0 होगी। तो ये वाला पॉइंट जो है जिसको मैंने सर्कल किया, ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को शो करेगा। अब हमें इस लाइन से वेरिएबल कॉस्ट भी लेनी है, तो हम अपनी मर्जी से 2 पॉइंट्स लेंगे इस लाइन पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। ये x1 होगा, ये x2। इसी तरह जब ये y एक्सिस पे जाएगा तो ये y1 और ये y2। तो हम यहाँ पे स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वही वेरिएबल कॉस्ट है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये जो स्लोप ऑफ द लाइन है इसी को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो ये आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर ली। और जब आपने फिक्स्ड कॉस्ट भी देख ली, वेरिएबल कॉस्ट भी देख ली, तो उसके बाद आपने y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स करना है। तो a का आंसर आपने निकाल लिया होगा, ग्राफ से शक्ल से नजर आ रहा होगा कि ये क्या है, तो वो लिख देंगे। और b की कैलकुलेशन अभी आपने की है, ये स्लोप ऑफ द लाइन जो है ये b है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो सेम इसी तरह का फंक्शन बन जाएगा, ये जो आपने इधर बनाया था 10,000 प्लस 5x, इसी तरह वो फिगर्स कुछ आ जाएंगी। लेकिन ये जो स्कैटर्ड ग्राफ है ये उतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि स्कैटर्ड ग्राफ में जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, हो सकता है कि जिसको मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहा हो आपको वो बेस्ट ना लगे। हो सकता है आप कहें नहीं सर ये ऊपर वाली लाइन ज़्यादा सही है। तो इसमें हर बंदे की कैलकुलेशन फिर थोड़ी थोड़ी डिफर कर जाती है, इसलिए ये मेथड मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। तो ये स्कैटर्ड ग्राफ आपने सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स देखने हैं कि वो y एक्सिस को जहाँ पे टच कर रहा होगा उसे क्या कहेंगे, उसको y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये जो a है, तो मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का नाम दिया, इसका एक और नाम जो है वो y इंटरसेप्ट भी है, कि y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। और जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। ब्रेक कर लें, ब्रेक के बाद मैं आपको रिग्रेशन एनालिसिस कराता हूँ। 5 मिनट के बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं जी। रिग्रेशन एनालिसिस हम थर्ड टेक्निक की बात करते हैं। रिग्रेशन में हमने जो पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन है, और ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन ही है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ भी हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिग्रेशन लाइन बन जाएगी। और जो b की वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे इस मेथड में, उसका फॉर्मूला है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। और जो a है वो कैसे फाइंड होगा, समेशन y ओवर n माइनस b समेशन x ओवर n। इसका मतलब है कि हमें x और y दो चीजें दी होंगी। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट हम कहते हैं यूनिट्स को, और ये y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जो डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंट हम कह रहे होते हैं कॉस्ट को। तो यहाँ x की वैल्यूज होंगी, अगर हम x को जमा करें तो ये समेशन x कहलाएगा, अगर y को जमा करें तो ये समेशन y कहलाएगा। फिर हम एक कॉलम बनाएंगे x y, यानी x को y से ज़रब देंगे, यहाँ पे जो सम करेंगे वो कहलाएगा समेशन एक्स वाई। फिर हमें एक कॉलम चाहिए y स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे y का स्क्वायर लेके, तो ये समेशन y स्क्वायर कहलाएगा।
और यही चीज़ें हमें चाहिए, जहाँ पे हमें समीशन एक्स वाई चाहिए वहाँ पे हम समीशन एक्स वाई की वैल्यू लिखेंगे, जहाँ पे हमें समीशन एक्स और समीशन वाई चाहिए वहाँ पे हम ये वैल्यूज लिखेंगे, जहाँ पे हमें समीशन वाई स्क्वायर चाहिए वहाँ पे ये लिखेंगे, और जहाँ समीशन वाई का स्क्वायर चाहिए वहाँ समीशन वाई की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हमें फॉर्मूला आता है तो कोई मसला नहीं है। और आपको ये कैलकुलेशन मैंने पहले इस तरह भी करवाई हुई है, कैलकुलेटर पे भी करवाई थी, वो रिग्रेशन का लिंक यूट्यूब पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, उस लिंक से देख लें या जनरल लिख लें हाउ टू फाइंड रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन इन ऑन कैलकुलेटर, तो आपको वहां से जी फार्मूला का एक बच्चा कह रहा है कि फार्मूला शायद थोड़ा चेंज है, वो आप देख लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो शायद फार्मूला यही है, अरसा हो गया नहीं देखा जी, वो उसको देख ले, अगर वो x है तो वो x ही होगा, ठीक है। ये समीशन एक्स स्क्वायर मेरा ख्याल है आप इसकी बात कर रहे हैं, तो ये होगा जी समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। तो फिर हमें यहाँ पे कॉलम एक्स स्क्वायर का बनाना पड़ेगा, तो फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज लेंगे और ये कहलाएगा समीशन एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा शायद ये, और समीशन एक्स होल स्क्वायर। तो ये रिग्रेशन से भी हम a और b की वैल्यू निकालते हैं, और जब a और b की वैल्यू आ जाए तो फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो उसी तरह आगे वो काम वही है कि अगर वो यूनिट्स कह दे कि 2500 पे बता दें क्या कॉस्ट होगी, 4000 पे बता दें क्या कॉस्ट हो, जी ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिख लें, ठीक हो गया। आपके पास पहला भी नोट किया होगा ना, वहां से देख लीजिएगा, बुक भी आपके पास मौजूद है तो बुक से देख लीजिएगा। मैं तो अब आपको नए सिरे से कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ना आपने खुद से है कि ये चीज़ें हैं जी जो हमने की थी। और ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर जो है ये हमने पहले तकरीबन 10-12 घंटों में किया था, और आपको याद होगा मैं आपको कहता था कि ये इतना आसान, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर हम चाहें तो विद इन आवर भी कर सकते हैं। तो आज आपके सामने हमने तकरीबन इफेक्टिवली 1 घंटे में सारा कुछ रिवाइज किया है। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे शुरू में बात हुई थी कि कुछ लोग बोल के पूछना चाहते हैं, तो अगर वो कोई ऐसा पूछना चाह रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ बोलने के लिए। जी बिल्कुल, आपको पता है कि हाइलो मेथड में स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो वो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है कि किस तरीके से उसे इनकॉर्पोरेट करना है, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, उस पर बाकायदा पूरा एक लेक्चर हुआ था 90 मिनट्स का या 60 मिनट का। तो वो अगर कोई ज़्यादा इशू है उसमें तो उस लेक्चर को सुन लीजिएगा, जिसमें मैंने पर्टिकुलरली बताया ही स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में है, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी एमसीक्यूज करें, क्वेश्चंस करें। नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन में नॉर्मली ये नहीं आता, एमसीक्यूज में ही आता है, इसलिए वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ना वो खुद से कैलकुलेट कर चुका होता है। तो मैंने आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना इसीलिए सिखाया था कि फिर आपको लंबा काम नहीं करना पड़ेगा, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और जो चीज़ें उसने कही हैं वो आप कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर देंगे 1 मिनट में ही। तो इसलिए कैलकुलेटर वाला तरीका जो है वो यूट्यूब से वीडियो देख के कर लीजिएगा, फिर आपको पेपर पे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आता, ये एमसीक्यूज में ही आता है ज़्यादा।
अच्छा, एक बच्चे ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का याद करवाया है जी, वो भी है इस चैप्टर में, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, उसका भी एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। ठीक हो गया। जी, आपका नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट बिहेवियर और क्लासिफिकेशन का टेस्ट होगा। वो बुक के अंदर जो 2 चैप्टर हैं, 1 चैप्टर है, 3 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं, ये टॉपिक जितना भी है आपकी बुक के अंदर वो सारा उसमें कवर होगा, जो जो चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं। जी, टेस्ट का लिंक आपको गूगल क्लास में शेयर करूँगा, लेकिन क्लास जो टेस्ट होगा वो क्लास के टाइम में, जब मैं आपको कहूँगा कि आपका टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तब आप अवेलेबल हो जाएगा आपको, और वो सिर्फ 10-15 मिनट जितना भी टाइम होगा उतने मिनट के लिए अवेलेबल होगा। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो भी एक छोटा सा टॉपिक था इसी चैप्टर के अंदर। आपके लेवल पे सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता क्या है। तो हमने ये पढ़ा था, डिवाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू different areas based on responsibilities is known as responsibility accounting. अब वो 4 एरियाज कौन से हैं? रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। वो लोग जो रेवेन्यू जनरेट करने के जिम्मेदार होंगे उन्हें रेवेन्यू सेंटर के मैनेजर्स कहा जाएगा। जो कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ों की जिम्मेदारियां निभाएंगे उन्हें कॉस्ट सेंटर मैनेजर कहा जाएगा। और जो प्रॉफिट सेंटर है वो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आता है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करें तो वो प्रॉफिट आएगा। तो जो प्रॉफिट सेंटर है उसकी डोमेन में रेवेन्यू सेंटर और कॉस्ट सेंटर दोनों आ रहे होंगे। तो प्रॉफिट सेंटर का मकसद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम होता है, या रेवेन्यू बढ़ाएं या कॉस्ट कम करें। तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू सेंटर का काम होगा रेवेन्यू को बूस्ट अप करना, बढ़ाना। कॉस्ट सेंटर का काम होगा कॉस्ट में एफिशिएंसी क्रिएट करना, कॉस्ट को कम करना। और ये दोनों डिपार्टमेंट रिपोर्टेबल होंगे प्रॉफिट सेंटर को। तो प्रॉफिट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को देख रहा होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये देखेगा कि आपने जो पैसा लगाया हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन में तो उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर होगा वो इन सब का बॉस है। यानी रेवेन्यू और कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट कर रहे होंगे प्रॉफिट सेंटर को, और प्रॉफिट सेंटर रिपोर्ट कर रहा होगा इन्वेस्टमेंट सेंटर को। क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है उसका काम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो ये भी 4 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं कि रेवेन्यू सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है। ये हमने उस दिन चैप्टर 1 या 2 पढ़ा था, उसके अंदर लिखा हुआ था, और जो मैंने हैंडआउट्स दिए थे उनके अंदर भी लिखा हुआ है। तो आप ये वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का भी एक छोटा सा टॉपिक था।
कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो मुझे देख लेने दें। जी जर्नल ही था। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? जी एक क्वेश्चन है कि अगर एक डिपार्टमेंट कॉस्ट मिनिमम करे और इन्वेस्टमेंट भी करे, फिर वो किस डिवीजन का पार्ट होगा? तो बेसिकली ये आपने सिनेरियो तो बना लिया, लेकिन प्रैक्टिकली जो इन्वेस्टमेंट करता है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, वो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ही है, लेकिन कॉस्ट वाला सेपरेट होता है। तो कॉस्ट जिसकी जिम्मेदारी कॉस्ट को मिनिमम करना है, उसने सिर्फ कॉस्ट को मिनिमाइज ही करना है, तो वो कॉस्ट सेंटर होगा, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट सेंटर होगा। और अगर आप कहते हैं कि ये दोनों काम एक ही बंदा कर रहा है, मैंने ज़बरदस्ती दोनों काम एक ही बंदे से कराने हैं, तो आप फिर उसे इन्वेस्टमेंट सेंटर ही कहेंगे, क्योंकि बड़ा प्रिवेल करेगा, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर वो कहलाएगा। जी काशिफ, इसमें कोरिलेशन का टॉपिक हमने पढ़ा था, आर और आर स्क्वायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आपने खुद से रिवाइज करना है, वो कर लीजिएगा। जो मैंने पढ़ाया हुआ था वो सारा कुछ है, ठीक है। असल लेक्चर ओरिजिनल ही है, ये मैं आपको कम्प्लीमेंट्री रिवीजन दे रहा हूँ, ये आप क्या उसमें शामिल नहीं है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से आपको चंद चंद चीज़ें रिवाइज कराऊंगा। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप मेरे डिपेंडेंट ना हो, मैं जानबूझ के कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ जो आपने खुद से करनी है, जो हमने रेगुलर क्लास में पढ़ी थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक कैलकुलेशन हमने कैलकुलेट की थी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कहते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बस ये दो फिगर्स आपके पास होंगी, इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ना दिया हो तो निकाला भी जा सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स, यानी करंट और नॉन करंट दोनों को टोटल कर लें और माइनस कर दें करंट लायबिलिटीज, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। और इसका एक और फार्मूला भी हो सकता है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, तो दोनों से एक ही आंसर आएगा। अच्छा, कॉस्ट कोड, अब अगेन बार बार मेरे से एक एक चीज रिवाइज करवा रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंसर्न लेक्चर देख लिया करो यार, अगर ज्यादा मसला हो। कॉस्ट कोड, कोडिंग हमने कहा था कि जब भी हम एंट्री करते हैं सिस्टम में प्रैक्टिकली, तो हर चीज का एक कोड नंबर होता है। तो कोड नंबर में हमने जब नंबरिंग करनी है, तो हमने अपने आप को डिवाइड कर लेना है कि अगर कोई एसेट होगा तो उसका कौन सा कोड है, लायबिलिटी का कोड कौन सा है, और इसी तरह कैपिटल का कोड कौन सा है, रेवेन्यू का कोड कौन सा होगा, कॉस्ट का कौन सा कोड होगा। तो एसेट्स में फिर आगे करंट एसेट का क्या कोड है, नॉन करंट एसेट का क्या कोड है, लायबिलिटी को भी डिवाइड कर देंगे करंट में और नॉन करंट में, कैपिटल एक ही होता है, रेवेन्यू एक ही होता है। तो सपोज करें कि हमने एसेट को कोड दिया 100, तो करंट एसेट को कोड दे दिया 10, नॉन करंट को एसेट को कोड दे दिया 20, लायबिलिटी को हमने 200 का कोड दिया, कैपिटल को 300 का, 400 रेवेन्यू को, कॉस्ट को ये, करंट लायबिलिटी को 10 और ये 20। तो अब जब कोई एंट्री करनी है, मसलन आपको कैश आया, आपने एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट
और कैपिटल क्रेडिट। अब इसकी लिखने में तो एंट्री ये बनी जो हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली एंट्री होगी तो कैश का कोड क्या बनेगा? तो कैश एसेट है तो हम कैश का कोड बनाएंगे 100, और कैश करंट एसेट होता है 10, और करंट एसेट्स में भी आगे लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री। कैश का कोड हमने दिया 50, 60 और 70, तो ये कोड बना 1001050। तो ये वाला अकाउंट डेबिट हुआ, और कैपिटल 300 है कैपिटल का कोड, तो 300 अकाउंट क्रेडिट। तो ये कोडिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपने हर चीज को एक कोड देना है, और वो कोड जो है वो आपका एक यूनिक कोड होगा। जैसे ICMA में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो आप जब भी उसे एंटर करेंगे तो आपका वो एक यूनिक कोड है। तो आप जब फी जमा कराते हैं तो बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं, तो बैंक अकाउंट नंबर डेबिट, और रेवेन्यू क्रेडिट, और रेवेन्यू किसका? वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लिंक होता है। तो वो ये कोडिंग का कॉन्सेप्ट है। इसको भी मैंने आपको हैंडआउट्स के अंदर डिटेल दी हुई है, एक इलस्ट्रेशन करवाई थी। तो कोडिंग से रिलेटेड भी MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आधा ही आना है, ज्यादा नहीं आने, क्योंकि इस टोटल टॉपिक की वेटेज जो है वो 20% है। तो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिक और लॉन्ग मिला के 20% है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि जो हाई लो है, स्कैटर्ड ग्राफ है और रिग्रेशन है, इन तीनों में मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है? रिलायबल से मुराद है जिसका डाटा, जिसका आंसर एक्यूरेट हो, तो वो मेथड रिग्रेशन एनालिसिस है। क्योंकि रिग्रेशन जो है वो पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर करता है। पॉपुलेशन से क्या मुराद है कि पूरे डाटा को कंसीडर करता है। हाई लो मेथड का ड्रॉबैक ये था कि वो सिर्फ 2 पॉइंट्स को कंसीडर करता था, हाई को और लो को, वो बाकी पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता था, इसलिए वो सूटेबल इतना नहीं है। लेकिन स्कैटर्ड ग्राफ में वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट लगाना भी एक टेक्निक है, तो वो भी सूटेबल नहीं है। सो द मोस्ट reliable and accurate method of cost forecasting is regression analysis. But most commonly used, दो तरह के MCQs यहाँ पे आते हैं, मैंने आपसे टेस्ट में लिए भी थे कि अगर मोस्ट रिलायबल एक्यूरेट पूछे तो रिग्रेशन एनालिसिस उसका आंसर है, और अगर पूछ ले मोस्ट कॉमनली यूज्ड कि आम तौर पे कौन सा मेथड ज्यादा यूज होता है, तो वो हाई लो मेथड यूज होता है। तो इसलिए इस सवाल को दो तरह से मैंने आपसे जब क्लास टेस्ट 1 लिया था तो वो मैंने आपसे ये असेसमेंट में पूछा था कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड कौन सा है और मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को मैं एंड करूंगा, इसलिए आप देख लें कि अगर क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लें, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं। और आपने अब ये जितने भी चैप्टर आपकी बुक में बनते हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाला जो सिलेबस एरिया है, उसको आपने सारे को अच्छी तरीके से देख लेना है। तो मैं कल इंशाल्लाह आपसे इससे रिलेटेड टेस्ट लूँगा। मैं इसका PDF गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा आज, आप इसके स्क्रीनशॉट ना लें। कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो क्लास के स्टार्ट पे मैं आपको वेलकम करने के बाद, क्वेश्चन आंसर लेने के बाद आपको टेस्ट ओपन कर दूंगा, और टेस्ट का जो टाइम होगा सिर्फ वो उतने मिनट के लिए अवेलेबल होगा। तो कल क्लास के शुरू में ही टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर जो है वो मटेरियल की रिवीजन है, मटेरियल कॉस्टिंग की, तो वो फिर मटेरियल को रिवाइज करेंगे।
अब हमने इसी तरीके से चलना है कि रोज हमने एक एरिया पकड़ना है, उसे रिवाइज करके उसका फिर टेस्ट ले लेना नेक्स्ट डे। और ये टेस्ट की फैसिलिटी ना सिर्फ उन लोगों के लिए ही होगी जो क्लास के टाइम पे टेस्ट देंगे। वो बाद में अगर मुझे कहेंगे कि बाद में टेस्ट ले लें तो वो सहूलत मुयसर नहीं होगी, वो बस लिमिटेड टाइम के लिए टेस्ट होगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सारे पास कर जाएंगे। सिर्फ वो पास नहीं करेगा जो खुद पास नहीं होना चाहता। अच्छा, जब मैं ये बात कहता हूँ ना जो खुद पास नहीं होना चाहता, तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर ऐसा कौन सा स्टूडेंट होता है जो फेल होना चाहे। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की निशानियां हैं। वो निशानियां क्या हैं कि वो पढ़ते नहीं है, वो हर रोज कह देते हैं कि कल से करेंगे, इंशाल्लाह मैं आखिरी दिनों में जाके पढ़ लूंगा। वो रोज का काम रोज नहीं करते। तो वही लोग हैं जो खुद पास होना नहीं चाहते। वरना कहता तो हर कोई है कि मैंने पास होना है। तो जो अपना काम रोज का रोज करेंगे, रिवीजन प्रॉपर टाइम पे, और जो मैं कहता हूँ कि पूरा सिलेबस आपने खुद से करना है, क्योंकि रिवीजन में मैंने सारा कुछ नहीं करवाया, तो वो आपने सारा करके उसकी किट की प्रैक्टिस करके साथ साथ ये करें। ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द रिवीजन आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। जैसे अभी सिलेबस खत्म हुआ है तो आपको सिलेबस सारा आता है ना। ये आप बात है, आपका सिलेबस जब खत्म होगा तो आपको सारा आता होगा। ये नहीं कि फलां टॉपिक आता है फलां नहीं आता। अब रिवीजन में कह रहा हूँ कि जब रिवीजन खत्म कर लेंगे तो फिर आपका ये सिलेबस आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। तो बस आप पेपर दे दें इतनी सी तैयारी करने के बाद, तो पेपर आपका इजीली पास है। तो जो ऐसे नहीं करेंगे वो लोग हैं जो खुद पास होना नहीं चाहते। जी, कॉस्ट सेंटर को कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट, ये छोटी छोटी डेफिनेशन तो मैंने हैंडआउट्स में दी हुई हैं, वो सारा रिवाइज कर लीजिएगा। पेपर की अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई, तो आपका काम अभी तैयारी करना है। होपफुली मिड सितंबर या सितंबर के लास्ट वीक में शायद अभी डेट अनाउंस हो जाएगी चंद दिनों में पेपर्स की। मैं इसीलिए रिवीजन भी ना आराम आराम से रेगुलर टाइम पे कराऊंगा, ताकि पेपर तक मैं आपके साथ अटैच रहूं। वरना मैं रिवीजन लगातार 5-6 दिन रख के भी ख़त्म कर सकता हूँ, तो फिर आपका पेपर पता नहीं अब कब होंगे। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप इन टच रहें। जी होपफुली कैंपसेस क्योंकि ओपन होने के चांसेस लग रहे हैं, तो पेपर कैंपस में ही होंगे। जी एक ही सर्कुलर उसी के अंदर होता है कि आप फ़ी जमा कराएं, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें, फ़ी जमा कराएं, तो पहले वो प्रोसेस होगा। उसी के अंदर पेपर की डेट भी लिखी होगी कि पेपर कब से है। यूनिट कॉस्ट इज अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे पेट्रोल है लीटर में मिलता है, एग्स डजन में मिलते हैं, कपड़ा मीटर में मिलता है। तो ये मीटर, लीटर, डजन, ये यूनिट कॉस्ट यूनिट है। और यूनिट कॉस्ट से मुराद है पर यूनिट कॉस्ट, कि एक लीटर कितने का है तो उसे यूनिट कॉस्ट कहेंगे। और लीटर जो है वो कॉस्ट यूनिट है।
ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो अब तक आपको याद हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मुझे तो आती हैं, मेरे आने से पेपर पास नहीं होना, आपको आनी चाहिए ये। इनको पढ़ लें आप दोबारा हैंड आउट से और बुक से पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट का यूनिट, और यूनिट कॉस्ट मतलब है यूनिट की कॉस्ट। तो कॉस्ट यूनिट में मैंने कहा कि मीटर, लीटर, केजी, ये कॉस्ट यूनिट है कि कॉस्ट किस हिसाब से पे करते हैं। जैसे आईसीएमए को पे करते हैं पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है वो कॉस्ट यूनिट है। कितनी फीस पे करते हैं वो यूनिट कॉस्ट है, कि एक यूनिट कितने का है। तो ये कॉस्ट यूनिट कॉस्ट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ओके ठीक है जी, फिर रिवाइज कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर टेस्ट करते हैं इसका।